हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल की वंशागति के नियम। एनसीईआरटी का टॉपिक फर्स्ट है 5.1, लेकिन इसमें नियम जैसा कुछ भी नहीं है। क्लियर कर देता हूं मैं आपको, इसमें नियम जैसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ शब्दावली आपको बता रखी है, कुछ शब्द बता रखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किए थे उससे रिलेटेड। छोटा सा टॉपिक है, इसे अपन देखते हैं फटाफट से। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठेगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये अपन ने देख लिया था परीक्षा वाले पोर्शन में। मेंडल के वंशागति के नियम अपन देखते हैं। 19वीं सदी, 19वीं सदी मतलब 1800 लेकर 1900 के बीच में के मध्य के वर्षों में आनुवांशिकता को समझाने समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। 7 साल तक इन्होंने किया था, 1856 से 1863 तक। ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, 7 साल तक किया था, लेकिन कौन कौन से साल के बीच में किया था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान है तो प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया। सांख्यिकी का मतलब जो मैथमेटिक्स, संख्या से रिलेटेड था, विश्लेषण गणितीय तर्कशास्त्र से रिलेटेड था, उन्होंने मैथ्स के आधार पर अपना क्या किया था, यहाँ से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिया था। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों को उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग और उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियमों में व्यापकता थी। ठीक है, तो उन्होंने जो उनके नमूने थे विशाल संख्या में यहाँ से बने थे, ऐसा नहीं एक दो पौधे ही थे, बहुत काफी, क्योंकि मेंडल जो थे पादरी थे, ठीक है, चर्च में पादरी थे, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, काफी संख्या में पादप भी थे और सफल निष्कर्षों से सिद्ध भी हुआ था कि जो मेंडल के वंशागति के नियम है वो सही है। क्लियर है यहाँ तक? इजी है, मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि टॉपिक क्या है, इजी है, केवल शब्द इसके अंदर लिखे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं था, तो मेंडल ने जो बताया था वो केवल एक विचार नहीं थे, बिल्कुल रिजल्ट था मैथ्स के आधार पर। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। तो जो विपरीतार्थ का मतलब अपोजिट, जो अपोजिट लक्षण थे उसके ऊपर मेंडल ने अपना काम किया था। जैसे लंबा और बोना, लंबाई की अपन बात करें, पादप की लंबाई की अपन बात करें तो या तो पादप क्या हो सकता है, लंबा हो सकता है, या बोना हो सकता है, छोटा हो सकता है। इसके कारण उसे वंशागत नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। ठीक है, बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सके। तो मेंडल साहब ने बताया था 1863, लेकिन काफी समय तक इनका जो रिजल्ट था कुछ कारणों की वजह से वो पब्लिश नहीं हो पाया। उस समय के साइंटिस्ट माने ही नहीं कि मेंडल जो बायो के अंदर गणित लेके आ रहे, घुसा रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जो रिजल्ट था लगभग सब सन 1900 तक क्या था, पब्लिश हुआ ही नहीं, इनको ख्याति प्राप्त हुई नहीं। लेकिन सन 1900 में क्या हुआ, वापस से कुछ साइंटिस्ट आए, वापस उन्होंने वंशागति पर खोज की, तब उनको पता चला यार मेंडल साहब जो बता के गए थे वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या लिखा है, ढांचा तो वो तैयार करके चले गए और बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध बाद के वैज्ञानिकों ने खोजा और कुछ जो चीजें मेंडल साहब नहीं बता गए उन पर भी उन्होंने काम किया। मेंडल ने अनेक त्रिदुसम प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण या पर परागण के प्रयोग किए। तद्रुप का मतलब क्या है, तद्रुप का मतलब है ट्रू ब्रीडिंग, मतलब जैसे कोई लंबे वाले पौधा था, लंबा था तो उसकी कई पीढ़ियों तक वो लंबा ही था, उस प्रकार के पौधों को उसने लिया। बोना वाला था तो कई पीढ़ियों तक बोना था, उसके बीच में उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, पर परागण कराया, खुद का नहीं कराया। ठीक है, तद्रुप ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्व परागण का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, वंशक्रम जो कई पीढ़ियों तक क्या है, स्व परागण, मतलब खुद का खुद से ही परागण करा रही है। लंबा था तो इसको लंबे से वापस से कराया, फिर लंबे से कराया, फिर कराया, तो इस प्रकार से वो सत्य पीढ़ी या सत्य जो था, ट्रू ब्रीडिंग जो था वो मिल गया। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छाटा तथा 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों को लिया। इनके अन्य लक्षण समान थे, तो 7 जोड़ी विपर्यासी, 7 जोड़ी अपोजिट जो लक्षण थे वो लिए। कुछ उदाहरण यहाँ पर देखें, चिकनी या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली या सिकड़ी हुई कलियां। अब ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देखो चित्र जो दे रखा 5.1 विपर्यासी लक्षण का। ठीक है, विपर्यासी लक्षण का दे रखा, जैसे ये प्रभावी विशेषक है, प्रभावी विशेषक आगे बताया
अप्रभावी भी आगे बता रखा है। तो जैसे बीज का आकार, ये 7 लक्षण टोटल, बीज का आकार या तो बीज गोल होगा या क्या होगा, झुर्रीदार होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट है। बीज का रंग या तो पीला होगा या हरा होगा, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। फूल का रंग बैंगनी होगा तो प्रभावी है, सफेद होगा तो अप्रभावी है, अपोजिट है। फली का रंग फूली हुई है, सिकड़ी हुई, एक दूसरे के अपोजिट है। फली का आकार फली का रंग जो है हरा है तो प्रभावी है, और पीला है तो अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति, पुष्प अक्षीय है, मतलब यहाँ पर लग रहे हैं, जो शाखाएं हैं बीच बीच में वहां पर लग जाते हैं उसे अक्षीय बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट में लगता है इस वाले पॉइंट पर तो उसे अपन बोलते हैं अंत्य या टर्मिनल। तो अक्षीय वाला प्रभावी और अंत्य वाला अप्रभावी है। तने की ऊंचाई जो बता रखी है, लंबा है तो वो प्रभावी और बौना है तो छोटा है। और वही आपको इस टेबल के अंदर क्या है बता रखा है। ये टेबल जरूरी है, इसको आपको याद करना है आज के क्लास के बाद में, ठीक है। याद करोगे तभी आपके आगे जो एक जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति है, उससे रिलेटेड जो मेंडल साहब ने नियम दिए थे, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इस टॉपिक में बता रखा है नियम, लेकिन नियम जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं बता रखा है एनसीईआरटी में। आगे वाले जो टॉपिक इसके अंदर आते हैं उसके अंदर बता रखे हैं नियम, ठीक है। तो इतना सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।